नमस्कार दोस्तों, पंचऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पेट की और उत्तर प्रदेश पुलिस की लगातार तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में आधुनिक भारत का इतिहास आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, दो सब्जेक्ट की कर रहे हैं, एक तो भारत का भूगोल और दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास। इन दो सब्जेक्ट को हम लोग पैरेलल लेकर चलेंगे जिससे कि सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, पहली क्लास है और उपयोगी रहेगी, तथ्यों पर आधारित है। ज़्यादा डिटेल में जाने की हमको आवश्यकता भी नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको लिखवाता चलूँ, लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एक रजिस्टर ले लीजिएगा और रजिस्टर पर आप लोग लिखते हुए चलिए मेरे साथ साथ, और ये सब चीज़ें आपके लिए परीक्षा में उपयोगी रहेंगी। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की कक्षा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अरब आक्रमण की। अरब आक्रमणकारी या अरब आक्रमण के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि भारत पर प्रथम जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो अरब आक्रमण ही हुआ था। मध्यकालीन भारत के इतिहास को अगर हम लोग देखें तो पहला पॉइंट तो यही बनेगा कि प्रथम अरब आक्रमणकारी, प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? तो आपका जवाब आएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ये प्रथम अरब आक्रमणकारी था, मोहम्मद बिन कासिम। आक्रमण की क्या वजह थी, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अरब देशों में खलीफा का शासन हुआ करता था, और जो श्रीलंका का शासक था उसने खलीफा के लिए, खलीफा का नाम था वलीद, खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजे। लेकिन ये जो उपहार थे, ये रास्ता था, ये सिंध से होकर गुजरता था। तो सिंध के जो समुद्री डाकू थे, लुटेरे थे, उन्होंने उस उपहार को लूट लिया। सिंध में उस वक्त शासक था राजा दाहिर। तब भाई खलीफा ने कहा, भाई हमारा माल लूट लिया है आपके क्षेत्र में लुटेरों ने, जरा आप लोग उसको दीजिए उनसे। तो राजा दाहिर ने कर दिया मना। इस बात से वो नाराज हो गया, उसने फिर आक्रमणकारियों को भारत में आक्रमण करने के लिए भेजा। तो ये प्रमुख कारण था कि जिसकी वजह से भारत पर आक्रमण हुआ। तो लिख लीजिएगा, श्रीलंका के शासक ने, श्रीलंका के शासक ने खलीफा, खलीफा का नाम था वलीद, खलीफा वलीद को उपहार भेजे, उपहार भेजे, जिसे, जिसे तेवल नामक बंदरगाह पर, तेवल नामक बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया, समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। ठीक है, समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राजा दाहिर से, राजा था सिंध का, उस वक्त शासक था दाहिर, राजा दाहिर से मदद को कहा, मदद को कहा, लेकिन ताहिर ने
मना कर दिया, दाहिर ने मना कर दिया। भाई उन्होंने कहा कि भाई आपके क्षेत्र में लूटा है तो आप उनसे लेकर दो हमारे लिए, तो इन्होंने कहा भैया हम पर वो काम नहीं होगा। तो दाहिर ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर 712 एडी में 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है भैया, ना मानना है तो फिर आक्रमण करना पड़ेगा। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। अब जब उसने सिंध पर प्राप्त कर ली विजय, देखिए इसमें बड़ा मामला गड़बड़ रहता है। गड़बड़ ये रहता है कि जो ये क्षेत्र था पूरा, यहाँ पर बौद्ध और हिंदू मिले जुले रहा करते थे। राजा दाहिर के पिताजी का नाम था चच, और उन्होंने एक बौद्ध जो वहाँ का शासक था, बौद्ध को मानने वाला था, उसको हटाकर खुद गद्दी ग्रहण की थी। इस बात से बौद्ध उनसे बहुत चिढ़े हुए रहते थे, नाराज रहते। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया तो देवल नामक जगह थी, इस जगह को जीत नहीं पा रहे थे। अब इसके पीछे वजह क्या थी? तो इतिहास में तो इसके वजह का उल्लेख मिलता है कि वहां पर उस जगह एक रक्षा सूत्र बांध दिया था। एक जगह था, मंदिर थी, उसमें रक्षा सूत्र बांध दिया था। तो ऐसा मान्यता थी कि जब तक रक्षा सूत्र बंधा रहेगा तब तक इस राज्य पर कोई भी आक्रमणकारी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन बौद्धों ने मोहम्मद बिन कासिम को यह वाली बात बता दी कि आपको रक्षा कवच तोड़ना होगा। तो जाकर इनके सिपाहियों ने जाकर उस रक्षा कवच को तोड़ दिया। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जिस चीज़ को आपकी मान्यता होती है और वो चीज़ टूट जाती है तो फिर आप भी टूट जाते हो। जैसे ही रक्षा कवच टूटा, ये बात फैल गई हिंदुओं के बीच में कि भाई रक्षा कवच तोड़ दिया गया है, यानी कि अब हम बच ही नहीं सकते। तो उन लोगों ने लगभग सरेंडर करना शुरू कर दिया। दाहिर का पुत्र मारा गया। दाहिर भी फिर जयसिंह के साथ युद्ध में मारा गया बाद में। तो ये सारी घटना घटित होती हैं और मोहम्मद बिन कासिम ने फिर सिंध वाले प्रांत पर विजय प्राप्त कर ली। फाइनली विजय प्राप्त करने के बाद उसने इस क्षेत्र पर जजिया कर लगाया। आप कहेंगे सर ये जजिया कर क्या होता है? तो गैर मुस्लिम को दिया जाने वाला, गैर मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला एक टैक्स होता है, कर होता है, जिसको लगाया गया। तो जजिया कर लगाया, तो लिख लीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर सिंध प्रांत पर जजिया कर लगाया। जजिया कर तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा? सिंध प्रांत पर जजिया कर लगा दिया। अब आप कहेंगे सर ये जजिया कर क्या होता है? तो लिख लीजिएगा जजिया कर के बारे में। गैर मुस्लिमों द्वारा गैर मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर या टैक्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके बाद की और क्या क्या बिंदु महत्वपूर्ण बनते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में मकतब स्थापित किए। मकतब होता है जहाँ प्राथमिक शिक्षा मिलती है, प्राइमरी स्कूल। तो मकतब स्थापित किए। ये जो मकतब शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में आया है कि मकतब क्या है। तो मकतब है प्राथमिक शिक्षा केंद्र, यानी कि प्राइमरी स्कूल। तो लिखिएगा मोहम्मद बिन कासिम ने
मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में मकतब ब्रैकेट में लिखिएगा प्राथमिक शिक्षा केंद्र, प्राथमिक शिक्षा केंद्र स्थापित की। स्थापित किए, प्राथमिक शिक्षा केंद्र स्थापित किए। ये जो पूरा आक्रमण का जिसका मैंने उल्लेख किया है, ये एक पुस्तक है चचनामा। चच कौन है? राजा दाहिर के पिता का नाम है। और चचनामा नामक पुस्तक में ये सब कुछ मिलता है। हालांकि चचनामा लिखी किसने ये ज्ञात नहीं है, ये अज्ञात है। तो इस पूरे आक्रमण का उल्लेख तो लिखिएगा, इस पूरे आक्रमण का उल्लेख, इस पूरे आक्रमण का उल्लेख आक्रमण का उल्लेख चचनामा नामक पुस्तक में मिलता है। चचनामा नामक पुस्तक में मिलता है। जिसके लेखक अज्ञात हैं, मतलब पता ही नहीं है कौन है। जिसके लेखक अज्ञात है। भाई अज्ञात किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये ना समझ लो कि इसका राइटर का नाम अज्ञात है। अज्ञात चच राजा दाहिर, राजा दाहिर के पिता का नाम था। राजा दाहिर के पिता का नाम था चच। इतनी बात हो गई। अब इसके समय में बहुत सारी पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया गया। जैसे पंचतंत्र का अरबी अनुवाद करा गया कलीलाबाद दिमना के रूप में। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त की एक पुस्तक है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, इसको इसका भी ट्रांसलेशन किया गया अल हिंद वल हिंद के रूप में। तो कबीला बा दिवना और अल हिंद बल हिंद के रूप में दो पुस्तकें इस तरह मिलती हैं जहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो लिखिएगा पंचतंत्र का, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद, अरबी भाषा में अनुवाद, क्या नाम रखा गया उसका? कलीला बा दिमना, कलीला बा दिमना। पुस्तक का नाम क्या रखा गया? कलीला बा दिमना। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। उसी तरह ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का अरबी में अनुवाद, का अरबी में अनुवाद इस नाम से अल हिंद बल हिंद, अल
बल हिंद, अल हिंद, बल हिंद। ठीक है, ये पॉइंट मालूम पड़ा। एक दूसरा पॉइंट आता है कि अरबी लोगों ने भारत से दशमलव प्रणाली सीखी थी। तो अरबी लोगों ने या अरबों ने भारत से दशमलव प्रणाली सीखी। दशमलव प्रणाली सीखी। ठीक है बेटा, तो ये मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जितनी चीज महत्वपूर्ण हो सकती है वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली। इससे बाहर अगर मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर आने की संभावना ना के समान है। तो इन सब चीज़ों को, वो छोटी सी क्लास ली गई है जिससे कि आप एक एक कर एक एक क्लास को ले सकें, समझ सकें। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने छोटी मोटी बातें करी। अब इसके बाद हम महमूद गजनबी के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग गौरी की बात करेंगे और फिर गुलाम सल्तनत में प्रवेश कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक छोटी छोटी क्लासें ये होती रहेंगी जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। अब हम लोग अगली क्लास में महमूद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं आप लोगों के इस वक्त, इंडियन ज्योग्राफी और मेडिवल हिस्ट्री। तो दोनों के नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। परीक्षा की तिथि जल्दी घोषित कर दी जाएगी और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो दोनों लोग जो जो तैयारी कर रहे हैं ये सफिशियंट है, इतना ही पढ़ लीजिएगा और इससे बाहर आने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो हम लोग कल मिलते हैं अब, और इससे आगे यानी कि महमूद गजनबी को पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी।